एक बार फिर नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेय उपाध्याय। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज विधानसभा सत्र का 7वां दिन था। तमाम जो प्रोसीडिंग्स है वो सदन की वो खत्म हो चुकी है और अब जल्द ही तमाम विधायक और मंत्री जो है वो सदन से बाहर आएंगे। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको भी सारे टेलीकास्ट दिखाएंगे। आज सुबह मंत्री महोदया ने कहा है कि भाजपा जो है वो बरगला रही है, लोगों को अफवाहें फैला रही है बकाया राशि को लेकर। जहाँ रही अफवाहों की बात, तो ये काम इनका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही सभा करके लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये उनको शोभा नहीं देता। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको सच्चाई को जनता के समक्ष रखना चाहिए, ना कि आपको भाषण देकर लोगों को जो है गुमराह करना चाहिए। बकाया राशि की ये बात करते हैं तो आप पहले केंद्रांश की बात कर लीजिए ना। आपने जो केंद्रांश आए हैं उसका लेखा जोखा कितना आपने भिजवाया है। जो केंद्रांश से जो राशि आती है उसका लेखा जोखा भी तो आपको वहाँ भिजवाना होगा कि आपने कितना खर्च किया है, कितना राशि दिया है और कितना राशि दबाया है। इसका लेखा जोखा आपको केंद्र भेजना होगा, तभी केंद्र भी विश्वास करेगी हाँ हमारे पैसे का सही उपयोग हो रहा है। कल मंत्री जी ये भी कह रहे थे कि सत्र मजेदार नहीं लग रहा है क्योंकि विपक्ष जो है वो कमजोर है। मैं कहूँगी हम तो बैठ रहे हैं सदन में, हमको तो बहुत जो है मज़ा आ रहा है। जैसे इनकी पोल खुल रहे हैं वो देखकर हमें मज़ा आ रहा है। होली से पहले मैया सम्मान की राशि मिल जाएगी, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। हमें भी उम्मीद है, हम भी इंतजार में हैं, होली से पहले मिल जाए राशि। हम तो कहेंगे कि 8 मार्च महिला सशक्तिकरण का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जी। आप महिला सम्मान की राशि 2500 के साथ वृद्धा और विधवा को जो पेंशन देने का 2500 रुपये पेंशन देने का वादा किया था वो 8 मार्च को दे ही दीजिए। मंत्री महोदया ने कहा है कि भाजपा जो है वो बकाया राशि को लेकर अफवाहें फैला रही है। देखिए, बकाया किसका है किसका नहीं वो तो सभी लोग जानते हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ही बोलूँगी कि सब लोग जो अपना वादा किए, झारखंड की जनता उन पे विश्वास की है, उस विश्वासों पे उतरे और जो बहुत लंबा लिस्ट सुनाया गया हम लोगों को बजट सत्र में, वो सारे लिस्टों को धरातल पर उतारने का काम करें। मंत्री जी ये भी कह रहे थे कि सत्र के दौरान मजा नहीं आ रहा है, विपक्ष उतना मजा नहीं दे रही है उनको। अब उनको काम करने को जिम्मेदारी दी गई है ना, तो काम करे कि मजा लेने आए हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। कमजोर तो उनको दिखेगा ही, क्योंकि काम तो करना है नहीं, सिर्फ बात बनाना है। तो बात बनाने वाले व्यक्ति को सिर्फ समय चाहिए। समय कैसे काट रहे हैं, कैसे पिछले 5 साल कट गया उस तरह ये भी 5 साल काटना चाह रहे हैं लोग, तो हम लोग काटने नहीं देंगे। जो वादा किए जनता से मुखर होकर काम करें और सारे चीज़ों को धरातल पर उतारें। थाना भी गए थे, विधानसभा में भी धरना में बैठे और लगातार बात करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमको लगता है वैसे भ्रष्ट, और जहां पे भी सरकार के लोग भी, आज मामला भी आया है, एक स्कूटी भी इंजीनियर 40 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में डाल लिया है। और सरकार के लोग, माननीय सरकार के वरीय विधायक लोग बात को उठाएं कि उस पर कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। जो 40 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में डाल लिया उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा, तो सीईओ पे कार्रवाई नहीं करेगा। हम तो अंतिम दम तक लड़ेंगे ही, जरूरत पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। और सरकार को हम 2 दिन का और समय देते हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया तो लोग, महिला लोग बोला कि हम लोग आत्मदाह करेंगे एसपी कार्यालय में। उसका पूरा जवाबदेही आपका यहाँ का सरकार करेगा, एसपी करेगा, डीएसपी करेगा। और हम बोले भी हैं कि कानून से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो आंसू के विधायक हो या जेएमएम का हो या सरकार का मुख्यमंत्री हो या एसपी हो या सीईओ हो, कोई भी बच नहीं सकता, या खुद तिवारी मातो हो बच नहीं सकता। धन्यवाद। जो आप आज भी बजट पर चर्चा हो, आप भी बातें रखी, क्या कुछ सदन में बात? देखिए, मैंने वही पहले युवाओं के लिए उसी कविता से शुरू करते हैं। ये मृणाल जी की कविता है कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान। हल कश्मीर का मुद्दा करते, मुंह में दबा लेते जब पान।
मन में लोहा तन इस्पाती, चलते थे हम सीना तान। धीरे धीरे गल गया लोहा, तेवर का तलवार गया। एक नौकरी, हाँ एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। तो इस कविता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक नौकरी किसी राज्य की नींव, किसी देश की नींव, वहाँ की युवा शक्ति पर जो राज्य की रीढ़ होती है उन पर निर्भर करती है। लेकिन आज इस बजट में मैयाओं को मिला, बहनों को मिला, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं मिला। मैंने आपको कल ही दिया स्थापना मद। स्थापना मद में पिछले बजट की तुलना में इस बजट में विशेष बढ़ोतरी का ना होना सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है कि युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं के बेरोजगारी भत्ता को लेकर सरकार विशेष कुछ सोच नहीं रही है। आपको याद होगा 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री एक योजना लेकर आए थे, ग्रेजुएट पास आउट को 5,000 रुपये और मास्टर पास आउट को 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता का। लेकिन आज पूछा जाए सरकार से, उस भत्ते की अगर एक फुटी कोड़ी भी किसी युवा को दी गई है तो बताया जाए। तो इसलिए मैंने कहा आज इस बजट से इस राज्य का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वह युवा जो अपने मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक़ रखता है, गाँव कस्बों खेत की पगडंडियों से होकर शहरों तक आता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और वह हर चीज़ सिकंदर की तरह वो हर चीज़ को जीतता है। मौसम से लड़ता है, अंधेरी रातों से लड़ता है, सुबह की ठंड से लड़ता है, एक 10 बाय 10 के कमरे में 10 साल व्यतीत करता है। लेकिन आज वो तमाम हालात को जीतने के बाद वो नियुक्ति ना मिलने के कारण हार गया, वो बेरोजगारी भत्ता ना मिल पाने के कारण हार गया, इस राज्य में एक अस्थायी नियोजन नीति नहीं हो पाने के कारण आज वो युवा हार गया है। इसलिए इस बजट में युवाओं के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। अब तमाम 40-42 पन्नों में बजट प्रस्तुत किया गया है, कहीं ना कहीं युवा ठगे हुए महसूस किए हैं। उसके बाद अगर इस बजट में कृषि की बात आती है, निसंदेह कृषि के लिए एक बेहतरीन सार्थक पहल रहा है। और मैंने आपको कल ही कहा कि नहीं, कृषि के दृष्टिकोण से ये बजट इतिहासकारी है। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर आप बात करें, मैंने आज सुझाव भी प्रस्तुत किया है सदन को कि कम से कम आप एक ब्लॉक को उदाहरण के रूप में लाइए। जैसे हम लोग सांसद कोई गांव को गोद लेता है, विधायक कोई गांव को गोद लेता है, तो आप कम से कम एक ब्लॉक, जैसे मैंने उदाहरण दिया कोणार्क डैम और विशुनगढ़ ब्लॉक, आप 4-5 गांव को उदाहरण के रूप में लाइए, वहाँ इरिगेशन की व्यवस्था करिए और कृषि को डेवलपमेंट करने का काम कीजिए, तभी उस बजट की सार्थकता होगी। नहीं तो फिर बजट तो इन कागजों में, इन किताबों में, पढ़ने में, सुनने में बहुत बेहतरीन लगते हैं। मैंने ये भी कहा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट को पारित करके विधायी का कर्तव्य का तो निर्वहन कर दिया है, लेकिन जब तक उस बजट का पाई खर्च नहीं होगा, अंतिम पैसा खर्च नहीं होगा, तब तक उस बजट की सार्थकता नहीं होगी। उसके लिए कार्यपालिका का सक्षम होना, कार्यपालिका का कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। और इस राज्य की कार्यपालिका का क्या दोष है, ये आपसे छुपा नहीं है, क्योंकि भरे सदन में बोकारो से सदस्य चुनी गई श्वेता सिंह ने अपनी दुखड़ा को सुनाया कि उनके साथ क्या घटना घटी बोकारो के डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से। तो जब तक कार्यपालिका, मैं बार बार कह रहा हूँ, विधायिका का रोल अदा हो चुका है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सदन में अपने बजट को पारित कर दिया है, लेकिन जब तक कार्यपालिका अंतिम पायदान तक लेकर नहीं जाएगी इस बजट की राशि को, इस राज्य की उन्नति के बारे में हम नहीं सोच सकते। चूंकि ये हवा हुई बात नहीं है कि हम लोग सरकार को कोसने के लिए कुछ कह रहे हैं। आप पिछले 25 साल का बजट को उठाएं और एक एक करके पढ़ें कि बजट क्या था, अनुपूरक बजट 3 बार आया, और कुल बजट कितना होता है, और उस कुल बजट में खर्च कितना होता है। अगर पिछले बजट की बात करें तो 33,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए हैं इस बार, चूंकि क्लियर नहीं हो पाया कि खर्च कितना हुआ है, लेकिन अनुमान है 65% मात्र खर्च कर पाए हैं, यानी 35% खर्च हुआ ही नहीं है। तो इसलिए बजट की सार्थकता है जब पाई एक एक रुपये आप उसे खर्च कर पाते हैं। धन्यवाद। सिकंदर हार गया, बिल्कुल सिकंदर हार गया। कि युवाओं के लिए सरकार काम कर रही है लगातार। देखिए, युवाओं के आपको जानना है तो उसके लिए आपको स्थापना मद को जांच कीजिए। स्थापना मद, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, नियुक्ति दिया, किसे दिया? राजस्थान के 150 नौजवानों को, आपसे छुपा नहीं है। नियुक्ति दिया गया, 33 यूनिवर्सिटी में 33 बहाली हुई, 32 कहाँ के? दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के, एक झारखंड का। झारखंड शहीदों की शहादत से बना है और एक झारखंडी को और 32 इन्होंने गैर झारखंडी को बांट दिया। ये नियुक्ति है। इसीलिए मैंने कहा इस राज्य का युवा हार चुका है। आज ITI के अधिकारियों को नियुक्ति मिली है कि कोयला रोक दिया जाएगा। देखिए, ये
भावनात्मक विषय है, चूंकि जानते हैं गिरिडीह का जो क्षेत्र है, गिरिडीह अगर आज सबसे ज्यादा गांव कहीं तो गिरिडीह में है, आपकी जानकारी होनी चाहिए। और गांव में आज भी लोग भावनात्मक बहुत ज्यादा हैं, वो तार्किक नहीं हो पाए हैं। तो गिरिडीह भावनाओं का जगह है। इन्होंने जानते हैं कि गाँव के लोग तार्किक रूप से सोचते नहीं है, इन्होंने लंबा भाषण दे दिया। अरे जब मैंने एक विधायक होकर समर्थन किया था, चलिए गाड़ी रोकते हैं, तब तो फटर फटर करने लगे शिक्षा मंत्री। कुछ नहीं, ये मंचों का भाषण इनका अलग है और सदन में बैठकर कार्य करते हैं वो अलग है। उसके बाद जो कोयला में आप बात कर रहे हैं बकाये की, उस बकाया में अगर वास्तविक रूप से अगर जांच किया जाए और वास्तविक रूप से अगर तार्किक रूप से तथ्यों के साथ अगर आंकड़ों को स्पष्ट किया जाए तो सरकार का नहीं, इंडिविजुअल व्यक्ति का दावा बनता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम राशि जमीन की है, लैंड संबंधित राशियां हैं और लैंड जिनकी है पैसा उनका है, वो इंडिविजुअल है। धन्यवाद। मैंने उठाया, उनका सवाल था प्रक्रियाधीन। इस राज्य के जितने संवेदनशील मुद्दे हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का मामला हो, स्थान नीति का मामला हो या नियोजन नीति का मामला हो, जितने संवेदनशील मामले हैं, सरकार का रवैया, सरकार का उत्तर होता है प्रक्रियाधीन, जो कि उचित नहीं है। चूंकि सरकार का महाधिवक्ता होता है, उन्हें चाहिए कि जो संवेदनशील मामले हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो और कम समय में एक स्पष्ट निर्णय पर सरकार पहुंचे। विधायक जी, नियुक्ति से एक और सवाल है कि 49 अधिकारियों को ITI के लिए नियुक्ति पत्र मिला और इसी राजधानी में HEC भी है। देखिए, इस विषय को मैंने सुना आपके माध्यम से पहली बार है, इसको मुझे संज्ञान में लिया, इस पर मुझे जानने दीजिए, फिर इस पर बहस करेंगे। और हमने कहा कि अगर आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन ये कोई मतलब नहीं हुआ कि भाई बिना सोचे समझे हम आगे पदाधिकारियों का मिली भगत है नहीं है, तथ्यों की जानकारी लेंगे, तत्पश्चात कार्रवाई करेंगे। लेकिन नहीं, मैं देखिए, सदन में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विधायक हो, राजहित में कोई प्रश्न है तो निश्चित तौर पर संवेदना पूर्वक लोग बात कर रहे थे, गंभीरता पूर्वक बात कर रहे थे, मैं स्वीकार करता हूं। और मैं यह भी कर रहा हूं कि अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हुआ है, जो गड़बड़ी करने वाले मुख्य सूत्रधार हैं वो जेल में हैं, उनके ऊपर FIR हुआ है, अगर उसके उपरांत भी अगर कोई पदाधिकारी है, चाहे कोई बड़े भी पदाधिकारी क्यों ना हो, उस पर निश्चित तौर पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जो जेल में हो रोकड़पाल है, मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता, तब आपको जानकारी नहीं है, रोकड़पाल ही अपने खाते में पैसा जमा करवाया था। लेकिन और सुन लीजिए जो अभी तक मेरी जानकारी में है, रोकड़पाल के द्वारा सभी वरीय पदाधिकारियों का डुप्लीकेट साइन करके अपने खाते में पैसा हस्तांतरित किया गया था। तो निश्चित तौर पर पहला भागीदारी उन पर बनता है, पहला सवाल उन पर बनता है, इसलिए वो नेम्ड FIR है और नेम्ड FIR के बाद उस पर कार्रवाई हुई और वह जेल में है। ये बिल्कुल एक सप्ताह के अंदर और तथ्यों के हम इसलिए समय लिए कि और तथ्यों की जानकारी लेंगे, और अगर कोई भी दोषी पदाधिकारी चाहे कितने भी वरीय क्यों न हो, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई। एक सवाल उसको कैसे दूर करेंगे? मैंने तो कहा कि नल लग गया जल नहीं पहुंचा, 6500 करोड़ हमारा बाकी है केंद्र। हमने तो कहा विपक्ष के लोगों को कि भाई थोड़ा आप भी राजनीति में बात करो, कम से कम लिखा पढ़ी तो नहीं, मीडिया के सामने तो जाकर बोलो, याचना करो और आराधना करो कि भाई 6500 करोड़ रुपया। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे हैं कि आखिर बचा कौन रहा है, FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ? देखिए, अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी विभाग में मेरे ज्वाइन करने के पश्चात जितनी कार्रवाई मैं अपने विभाग में किया हूँ, शायद किसी विभाग में उतनी कार्रवाई नहीं हुआ है जितनी कार्रवाई मैंने किया है। उसका कॉपी भी हमारे पास है कि मैं कितने पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया हूँ, और आश्वस्त रहिए इस पर भी जो दोषीवार होंगे उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं देने के लिए 1018 बहाने अगर ढूंढने हो तो उसमें एक बहाना ये भी होगा, कहाँ का बकाया है, किस चीज़ का बकाया है। पहले ये केंद्र सरकार ने पहले कहा कि हमारे पास कोई बकाया नहीं है, जो भी राजस्व की वसूली यहाँ पर होती है वो इंस्टेंटली इनको मिल जाता है। केंद्र सरकार ने तो ये एक्सेप्टेंस किया नहीं है, तो ये लोग जनता को भ्रमित करने के लिए अभी जो 3 महीने से मैया सम्मान का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, अभी सभी विभाग से पैसा सरेंडर कराया जा रहा है ताकि मैया सम्मान का जो है होली के पहले कुछ दे करके इज्जत बचाया जा सके। आगे भी बजट में इन्होंने प्रोविजन बहुत कम किया है, तो अब इनको बहाना ढूंढना पड़ेगा, और उसी बहाने में 118 बहाना खोजने में ये एक बहाना इनको दिख रहा है कि हम केंद्र पर जो है, इन्होंने कहा था क्या कि अगर हम मैया सम्मान का योजना केंद्र अगर हमको नहीं देगी तो हम आपको नहीं देंगे। तो ये सब बहानेबाजी है। राज्य सरकार को अपना जो चीज़ें हैं
जो लोकतांत्रिक तरीके से अगर कुछ डिमांड है तो मांगना चाहिए। 1 लाख लोगों के नाम हटाए हैं, 12 लाख लोगों के नाम पे हैं। देखिए अभी इनका जो है ना, अगर मैं एक सिंपल थ्योरी से आपको समझाना चाहता हूँ, लेमैन की भाषा में, किसी को नहीं पता है कि कितने लोग एलिजिबल हैं। हम लोग सुनते हैं कि 56 लाख लोग हैं, 58 लाख लोग हैं। इस राज्य की आबादी लगभग 4 करोड़ होगी अभी, अनुमान लगाया जा रहा है। जिस रेशियो से अगर 13 साल में बढ़ता तो कितना आएगा, तो वो एक है। अब इसमें से आधी आबादी महिलाओं की होगी, 2 करोड़ हुआ। अगर 2 करोड़ में से 18 0 to 18 और 51 से लेकर के जो वृद्ध हैं उनको अगर हम लोग माइनस कर दें तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग होंगे। और आपने कंसिडर ही किया 50 लाख लोगों को, तो 50% तो आपने ऐसे ही कंसिडर किया है। और अब आप आगे उसमें से और बहाना खोज करके, ढूंढ करके, जब इनका घोषणा पत्र देखिए कि महिलाओं को देंगे, उसमें कोई आहर्ता का जिक्र नहीं था कि 18 से 50 की महिलाओं को देंगे। आज दीजिए, सिंपल सी बात है। हम लोग सब वकालत करते हैं कि देना ही चाहिए, बिल्कुल दीजिए। आपने कमिटमेंट किया। भ्रष्टाचार, मतलब कह सकते हैं कि झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बात हो रही है, लेकिन बार आईडी ब्लास्ट जैसे मामले। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और जो मुख्यमंत्री जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि ब्लॉक्स में भ्रष्टाचार चरम पर है। ब्लॉक में छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप समझिए कि एक भी काम बिना पैसे के आज के दिन में नहीं हो रहा है। तो सरकार को इस 2 चीज़ पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना चाहिए और दूसरा भ्रष्टाचार से, ब्लॉक लेवल के भ्रष्टाचार से गरीबों को तुरंत राहत देना चाहिए। 26 तक अपराध मुक्त झारखंड की बात करें। देखिए, अपराध में योगी जी आते के साथ तुरंत उन्होंने अपराध मुक्त कर दिया था। इसमें कोई टाइम फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है। आप आज संकल्प लीजिए कि अभी से भ्रष्टाचार में कमी लाएंगे, अभी से लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे। अगर मन में आप विश्वास बना लीजिएगा, आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है, सरकार आपकी है, आप योगी मॉडल फॉलो कीजिए, देखिए तुरंत हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि जल जीवन मिशन को लेकर बड़े घोटाले की आशंका है। साथ ही साथ स्वर्ण रेखा परियोजना को लेकर भी सदन में विधायक के द्वारा बात जो है वो उठाई गई है। सभी विधायकों को अपने अपने प्रश्न पर उत्तर भी मिले हैं, पर विधायकों के चेहरे पर जो संतुष्टि है वो नजर नहीं आ रही है। तमाम लोगों से बातचीत की हमने और हमने जाना कि किस तरह से विपक्ष में पक्ष के प्रति एक बार फिर से गुस्सा भरा हुआ है। वहीं पक्ष जो है, सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष को कमजोर समझती हुई आ रही है। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।